हेलो एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ एमसीक्यूज ऑन बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज के सेशन में हम कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी के बारे में एमसीक्यूज आपके सामने रखेंगे और देयर आर 20 एमसीक्यूज राइट हियर और आपको एक चांस मिलेगा इसके ज़रिए से ये जानने का कि आपने कितना कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी को अंडरस्टैंड किया है। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एमसीक्यू। कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरीज इंक्लूड, जो कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरीज है उनमें कौन कौन सी है? तो ए ऑप्शन आपका है द कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, द सेकंड ऑप्शन इज बी ऑप्शन है द इंडिफरेंस थ्योरी, इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, द थर्ड ऑप्शन इज द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी एंड द फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से जो तीन है आपके सामने, इनमें से कौन सी है कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरीज में, कौन से ऑप्शन इसमें आते हैं, कौन सी थ्योरीज इसमें आती हैं? तो द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सब थ्योरीज हम कंज्यूमर बिहेवियर अंडरस्टैंड करने के लिए स्टडी करते हैं। The second MCQ is which of the following is or assumptions of the cardinal utility theory? नीचे दिए गए जो ऑप्शंस आपके सामने हैं इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो असम्पशन दिखाता है, वो असम्पशन है कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी की। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑर्डिनल यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तीसरा ऑप्शन है कार्डिनल यूटिलिटी और चौथा है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी जो है उसका एक ही ऑप्शन यहाँ पे है, वो है कार्डिनल यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है, जो असम्पशन है वो यूज़ की जाती है इन केस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। ऑर्डिनल यूटिलिटी जो है वो यहाँ पे यूज़ नहीं होती है। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट जो है वो तो यूज़ कंसेप्ट हम यूजुअली नहीं माना जाता है इकोनॉमिक्स में। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये भी ऑप्शन नहीं है, ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है कार्डिनल यूटिलिटी। तो इसी के बुनियाद पे इसको हम कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी कहते हैं। तीसरा हमारा ऑप्शन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। नीचे दिए गए जो आपके सामने ऑप्शंस है इनमें से कौन सा ऑप्शन असम्पशन नहीं है कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी का? तो कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, दूसरा है रैशनैलिटी, तीसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी, चौथा है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो इनमें से अगर आप देखेंगे तो कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये एक असम्पशन है कार्डिनल यूटिलिटी की। दूसरा ऑप्शन जो है रैशनैलिटी ये भी एक असम्पशन है इन केस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। चौथा जो ऑप्शन है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ये भी एक असम्पशन तस्वूर की जाती है इन केस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि कौन सा वाला ऑप्शन असम्पशन नहीं है दैट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, तो वो है ऑर्डिनल यूटिलिटी, क्योंकि जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है वो अगेंस्ट है कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी के। हमारा चौथा जो यहाँ पे क्वेश्चन है दैट इज कंज्यूमर ट्राइज टू मैक्सिमाइज। जो कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी हमें बताती है तो उसमें हमें क्या समझाया जाता है कि कंज्यूमर कौन सी चीज़ मैक्सिमम करने की कोशिश करता है? सरप्लस, दूसरा है प्रोडक्ट्स, तीसरा है मनी सेविंग्स और चौथा है यूटिलिटी। तो जाहिर सी बात है कि कंज्यूमर की यही कोशिश होती है कि वो यूटिलिटी को इंक्रीज करे। फिफ्थ हमारा जो एमसीक्यू है वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ विच रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि ये जो दो दिए गए हैं ऑप्शन नीचे, तो इनमें से किसकी मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है इन केस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी? तो ऑप्शन ए है प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है, दूसरा ऑप्शन है मनी की मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, मनी की मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट तस्वूर की जाती है इन कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। तो अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है एंड इट इज अ लॉन्गर वन। मैच द शेप ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ प्रोडक्ट एंड मनी। तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व होगी, प्रोडक्ट की भी होगी और मनी की भी होगी। तो आपने अभी मैच करना है कौन किस के साथ मिलेगा, यानी कि राइट कॉम्बिनेशन कौन सी है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कर्व यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है, क्या ये सही बात है? मार्जिनल यूटिलिटी जो प्रोडक्ट की है उसकी कर्व वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, क्या ये सही बात है? मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है मनी की क्या वो हॉरिजॉन्टल होती है? या चौथा जो है इसमें फोर्थ पार्ट जो है वो है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। तो अब आपने इसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करना है। एक कॉम्बिनेशन है 1 and 3, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो प्रोडक्ट की है वो हॉरिजॉन्टल है लेकिन जो मनी है वो भी हॉरिजॉन्टल है। तो पहला ऑप्शन हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों की हॉरिजॉन्टल नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि मार्जिनल यूटिलिटी यानी सेकंड और फोर्थ वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, और फिर फोर्थ है कि
मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ द मनी इज आल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो प्रोडक्ट की है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, सी में दूसरा ऑप्शन पहला है। और फिर जो थर्ड है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो मनी की है वो हॉरिजॉन्टल है। तो ये राइट ऑप्शन है क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जो प्रोडक्ट की है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और मनी की हॉरिजॉन्टल होती है, यानी कि कांस्टेंट होती है। ये असम्पशन इसमें हमारे आता है, तो इसलिए राइट ऑप्शन यही है। फोर्थ ऑप्शन को अगर हम देखेंगे सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है प्रोडक्ट की वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है और मनी की भी मार्जिनल यूटिलिटी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी में इस चीज़ पर भरोसा नहीं किया जाता है, बल्कि जो सी पार्ट है वही करेक्ट ऑप्शन हमारा है क्योंकि ये दो कॉम्बिनेशन को राइट कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करता है एज पर द कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। यानी कि जो प्रोडक्ट है उसकी डाउनवर्ड स्लोपिंग है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व और जो मनी है उसकी कांस्टेंट है यानी कि हॉरिजॉन्टल है। तो सी पार्ट इज राइट पार्ट। सेवंथ हमारा एमसीक्यू है कि व्हेन पेमेंट फॉर अ प्रोडक्ट इज मेड फॉर इट्स प्राइस यूटिलिटी इज। आप बताइए कि जब आप प्राइस जो है उसको पे करने के लिए आप मनी पे करते हैं, जाहिर सी बात है, तो उस वक्त क्या होता है यूटिलिटी के साथ? आप सेक्रीफाइस करते हैं, ये ए पार्ट है, आप गेन करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप जो है पैसा पे करेंगे बाय वे ऑफ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, तो उस वक्त आपकी सेक्रीफाइस जो यूटिलिटी है वो सेक्रीफाइस होती है क्योंकि आप पैसा देते हैं। तो सेक्रीफाइस राइट जो है ऑप्शन है, गेन जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। When a product is consumed, utility is जब आप प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो उस वक्त यूटिलिटी के साथ क्या होता है? ये सेक्रीफाइस होती है या गेन होती है? तो यूटिलिटी उस वक्त गेन होती है। तो बी पार्ट इज राइट ऑप्शन। आई मीन नाइन्थ हमारा जो क्वेश्चन है वो है इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन। इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है? तो आपके सामने कंडीशन है। ए है कि यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज्ड, जब यूटिलिटी मैक्सिमाइज्ड हो जाती है। दूसरा है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी और मनी की मार्जिनल यूटिलिटी वो बराबर होती है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स माइनस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू 0। तो ये तीसरा हमारा ऑप्शन है या कंडीशन है। और चौथा जो हमारा ऑप्शन है वो ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑल ऑफ द अबव क्योंकि जब इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश होता है तो यूटिलिटी भी मैक्सिमाइज हो जाती है और हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी। और इसके साथ साथ फिर हम ये कहेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तो वो तो फिर 0 हो जाएगा इस पॉइंट पे। तो इसलिए फोर्थ हमारा ऑप्शन है। और अगर कुछ चीज़ें समझने में आपको दिक्कत होती है तो आप इस लेक्चर को रेफर करेंगे जहाँ पे हमने जो है कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी को डिस्कस किया है। 10th हमारा क्वेश्चन है कि इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन। इक्विलिब्रियम उस वक्त अटेन होता है। तो कंडीशंस नीचे दी हुई हैं, आप देखिए। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ग्रेटर होती है प्राइस से, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो लेसर होती है प्राइस से, और मार्जिनल यूटिलिटी जो है दैट इज इक्वल टू प्राइस, नन ऑफ द अबव। तो सी पार्ट हमारा राइट ऑप्शन है क्योंकि मार्जिनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन यही है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स हैज टू बी इक्वल टू द प्राइस ऑफ एक्स। अबव इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर अगर आप जाएंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन द प्राइस ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज लेस दैन द प्राइस ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली जब आप इक्विलिब्रियम के ऊपर देखेंगे तो फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज एक्चुअली ग्रेटर दैन द प्राइस ऑफ एक्स। ओके, वो आप जो है लेक्चर में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, ये 12th क्वेश्चन है। Marginal utility of x is greater than price of x, it is less than price of x, it is equal to price of x, none of the above। तो यहाँ पे जो right option है वो है B part क्योंकि marginal utility of x is less than price of x। तो equilibrium जब establish होता है तो जो प्राइस होता है वो फिर राइट साइड अगर आप जाएंगे या इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे आप चले जाएंगे तो वहाँ पे फिर प्राइस ऑफ एक्स बिकम्स ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। तो हमारा अब 13th क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ ए मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन, जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हो तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है? तो आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मार्जिन जो रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स divided by and that of price of x is greater than marginal utility of x divided by price of y, या फिर जो है marginal utility of x price of x का रेशो जो है वो लेसर है
इन कंपैरिजन टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई, या फिर ये दो जो रेशोज है वो इक्वल है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स divided by price of x is equal to marginal utility of y divided by price of y, none of the above। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो सी पार्ट है कि marginal utility of x divided by price of x is equal to marginal utility of y price of y। तो आगे जाके आप देखेंगे इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट भी यहाँ पे इम्प्लिसिट है। सो द पॉइंट हियर इज कि सी पार्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन है और डिटेल के लिए आप लेक्चर सुन सकते हैं। चौथा 14th हमारा क्वेश्चन है कि इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड वेयर। इक्विलिब्रियम कहाँ पे एस्टैब्लिश होता है? मार्जिनल यूटिलिटी की जो कर्व है, प्रोडक्ट की जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसकी कर्व जो है वो प्राइस कर्व को इंटरसेक्ट करती है, क्या वहाँ पे एस्टैब्लिश होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर जो है वो है बोथ ए एंड बी, क्योंकि जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स प्राइस कर्व के साथ, तो बेसिकली वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, तो ये तो लाजमी बात है। तो दैट इज इक्वल टू, यूजुअली हम वी टेक इट इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एज वेल। If price decreases, अब एक क्वेश्चन है कि प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो फिर क्या हो सकता है? लेस यूटिलिटी इज सैक्रिफाइस्ड व्हेन पेमेंट फॉर ए प्रोडक्ट इज मेड, यानी कि जब प्राइस डिक्रीज होगा तो आप कम से जो है यूटिलिटी सैक्रिफाइस कर रहे हैं ईच यूनिट के लिए, तो जाहिर सी बात है ये तो सही है। एडिशनल यूनिट्स विद लोअर मार्जिनल यूटिलिटी विल बी परचेज्ड, और ये भी सही है क्योंकि अभी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो अब कम है, तो अब आप जो यूनिट्स हैं एडिशनल यूनिट्स खरीद सकते हैं, वो यूनिट्स जिनकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होने की वजह से अभी तक आप उनको नहीं खरीदते थे, लेकिन अब प्राइस चूँकि डिक्रीज हो गई तो इसलिए अब उनको आप खरीदेंगे। ये तब तक आप खरीदेंगे जब तक अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, तब तक। तो तीसरा पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी एट लोअर प्राइस एंड मोर क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट जो है वो एस्टैब्लिश होगा जहाँ पे प्राइस कम होगा और क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है इट इज़ ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों कंडीशन जो है वो ऑकर हो जाती है, सिचुएशंस ऑकर हो जाती है जब प्राइसेस डिक्रीज हो जाते हैं। ए प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीजेज, अब अगर प्राइस एक प्रोडक्ट का इंक्रीज होगा तो उस वक्त क्या होगा? नीचे देखिए आप ऑप्शंस कौन से करेक्ट है। मोर यूटिलिटी इज टू बी सैक्रिफाइस्ड फॉर ईच यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट परचेज्ड, ज़्यादा यूटिलिटी आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी ईच यूनिट परचेज करने के लिए। जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है तो ज़्यादा यूटिलिटी आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं ईच यूनिट के लिए। दिस इज वन। यूनिट्स तो ये सही है, ए ऑप्शन जो है वो सही है। यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट विद मार्जिनल यूटिलिटी लेस देन न्यू प्राइस विल नॉट बी परचेज्ड, तो वो अब जो यूनिट्स है जिनकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से अब कम है, ओके, तो वो परचेज अब नहीं होंगे। इससे पहले वो परचेज हो रहे थे क्योंकि प्राइस कम थी, अब प्राइस इंक्रीज हो गई तो वो परचेज नहीं होंगे, ये भी सही बात है। न्यू इक्विलिब्रियम विल बी एट हायर प्राइस एंड लोअर क्वांटिटी, नया इक्विलिब्रियम जो एस्टेब्लिश होगा वहाँ पर ज़्यादा प्राइस है कम क्वांटिटी है, ये भी सही है। तो जाहिर सी बात है द राइट आंसर इज एक्चुअली D1, ऑल ऑफ द अबव, सब के सब सही आंसर्स है। 17th जो हमारा यहाँ पे MCQ है वो है ceteris paribus, यानी कि अदर थिंग इज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड के साथ क्या होता है? तो आपके पास ऑप्शंस है इंक्रीजेज एज प्राइस इंक्रीजेज, ये इंक्रीज हो जाते हैं जब प्राइस इंक्रीज होगा। दूसरा है इंक्रीजेज एज प्राइस डिक्रीजेज, ये तब इंक्रीज होंगे, क्वांटिटी डिमांडेड तब इंक्रीज होगी जब प्राइस डिक्रीज होगा। इंक्रीजेज एज प्राइसेस रिमेन द कांस्टेंट, ये तब इंक्रीज होंगे जब प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगे। नन ऑफ द अबव, तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो बी पार्ट हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि जब प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज होगी। सो बी पार्ट इज द राइट आंसर। 18th हमारा क्वेश्चन है कि द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स, लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या कहता है? एज प्राइसेस चेंज, ओके, क्वांटिटी डिमांडेड आल्सो चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन, ceteris paribus। ceteris paribus का मतलब है कि अदर थिंग इज रिमेनिंग द सेम, तो बाकी सब चीज़ें आप कांस्टेंट रखेंगे। तो उसके बाद अगर अब प्राइस चेंज होगा तो जो क्वांटिटी डिमांडेड जो है प्रोडक्ट की वो भी चेंज होगी और उसी डायरेक्शन में चेंज होगी जिस डायरेक्शन में प्राइस चेंज हुआ, यानी कि अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होगी। तो दूसरा ऑप्शन है कि अगर एज प्राइस चेंजेस क्वांटिटी डिमांडेड आल्सो चेंजेस बट इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर प्राइस जो है वो चेंज होगा क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में डिक्रीज हो रहा है, और अगर प्राइसेस डिक्रीज हो
हो रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज हो रहा है। तो राइट ऑप्शन कौन सा है? तो बी पार्ट इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड यही हमें बताता है कि अगर प्राइसेस इंक्रीज हो गए क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, अगर प्राइसेस डिक्रीज हो गए तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज होगी। सो दिस इज द राइट आंसर। 19th जो हमारा अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन Px एंड चेंज इन Qx अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड इज। ये जो दो वेरिएबल्स हैं प्राइस और क्वांटिटी, अगर प्राइस में अब चेंज होगा तो क्वांटिटी में भी तब्दीली आती है जब प्राइस में चेंज होगी। तो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी, या प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है? तो यहाँ पे इट विल बी नेगेटिव, इट विल बी पॉजिटिव, बोथ, नन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है नेगेटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि जब एक में इजाफा होता है दूसरे में कमी होती है, तो इसलिए नेगेटिव रिलेशनशिप इनके दरमियान है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्रिटिसिज्म ऑफ द कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी इंक्लूड। कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी के डिफरेंट क्रिटिसिज्म हैं, तो उनमें से जो हमने हमारे सामने ऑप्शंस अभी दिए गए हैं 4, इनमें से कौन कौन से क्रिटिसिज्म आते हैं कार्डिनल यूटिलिटी के? यूटिलिटी इज नॉट कार्डिनल। तो जो क्रिटिसिज्म होता है कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी का, उसमें एक पॉइंट ये भी होता है कि भाई जो यूटिलिटी है हम इसको एब्सोल्युटली मेजर नहीं कर सकते हैं, तो यूटिलिटी इज नॉट कार्डिनल, इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है पहला ऑप्शन। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ये क्रिटिसिज्म है कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी का। दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज नॉट कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे अस्यूम किया जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, लेकिन इस असम्पशन को भी कुछ लोगों ने चैलेंज किया है कि ज़रूरी नहीं है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। तीसरा है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट एस्टैब्लिश्ड, यानी कि तो अस्यूम किया जाता है कि प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती है, वो डिमिनिश होती है, लेकिन ये अस्यूम किया गया है। इट इज अ प्रिजम्पशन इन केस ऑफ दिस कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, इस चीज़ को उन्होंने एस्टैब्लिश नहीं किया है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है ऑफ दैट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। तो चौथा है ऑल ऑफ द अबव, फोर्थ डी ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्रिटिसिज्म तस्वुर किए जाते हैं विद रिगार्ड टू द कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। आई होप कि आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा और ये भी चेक किया होगा कि आपने कितना अंडरस्टैंड किया है कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी को। इन द नेक्स्ट सेशन इंशाअल्लाह ताला वी विल कम अप विद a new set of MCQs on a new topic. Till then, do subscribe to my YouTube channel Ernest Economics. Thank you very much.